हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम अगेन टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट डेट है, उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऑलमोस्ट 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो सीरीज़ में कम से कम भी 4 या 5 वीडियोस बनेंगी। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट हैं वो क्रोनोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हुए थे वो किन किन डेट को मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में क्रोनोलॉजी में सेट करने होते हैं, वो पूछे जाते हैं। कोई भी वर्क्स हैं उनको सेट करना होता है, या कोई भी इवेंट्स दे दिए जाते हैं, या कैरेक्टर दे दिए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन के आसपास पिछले प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, उसमें ये पूछा गया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स को हम क्रोनोलॉजी में डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट थे, जैसे कि कौन कौन से किंग किस डेट को बने थे, कौन सा इवेंट्स जो है किस डेट को हैपन हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले जहाँ से इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है ये 450 AD टू 1066 AD, ये 450 AD में शुरुआत हुई थी एंग्लो सैक्सन की। 450 AD में एंग्लो सैक्सन ने इस्टेब्लिश किया था इंग्लैंड में अपना रूल, और इनके नाम पे इनको इंग्लैंड बोला जाता था। इन्हीं के नाम पे इसका नाम इंग्लैंड पड़ा था। पहले इसको ब्रिटेन बोला जाता था। ये ब्रिटेन नाम इनको मिला था ब्राइथन्स के नाम से। ठीक है, ये एक ट्राइब था जिनको ब्राइथन्स बोला जाता था और उनके नाम पे ही इनका नाम ब्रिटेन पड़ा था। उसके बाद एंग्लो सैक्सन ने जब रूल इस्टेब्लिश किया तब ये इंग्लैंड बन गया था और उसके बाद इसको इंग्लैंड बोला जाने लगा। फिर उसके बाद 1066 AD में है एंग्लो नॉर्मन। अब नॉर्मन ने अटैक कर दिया था इंग्लैंड पे 1066 AD में और बैटल हुई। 1066 AD में ही बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हेस्टिंग। बैटल ऑफ हेस्टिंग, इसमें विलियम फर्स्ट की जीत होती है। विलियम द कंकरर भी उसको बोला गया उसके बाद। तो ये ध्यान रखना, ये बैटल भी 1066 AD में हुई थी। अब इसके साथ ही इंग्लैंड में उस टाइम पे बहुत सारे वॉर चल रहे थे। एक वॉर था 1337 से 1453, जिसको 100 ईयर्स वॉर बोला जाता है। 100 ईयर्स वॉर। ठीक है, इस वॉर में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में काफ़ी ज़्यादा बैटल हुई थी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल थी जिसमें इंग्लैंड की विक्ट्री होती है वो 3 बैटल थी। बैटल ऑफ क्रेसी 1346 में हुई थी। बैटल ऑफ क्रेसी 1356 में हुई थी। बैटल ऑफ पोइटियर्स और 1415 में हुई थी बैटल ऑफ अगेनकॉर्ट। ये 3 मेजर बैटल थी इसमें, जिसमें इंग्लैंड की विक्ट्री होती है और फ्रांस की हार होती है। तो इसके बाद, इन विक्ट्रीज़ के बाद, इंग्लैंड के जो लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की लैंग्वेज जो है उसकी डिमांड की। वो अब बोल रहे थे कि हम फ्रेंच लैंग्वेज को फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए हमें हमारी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए। तो 1362 में इंग्लैंड में जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसकी जगह पे इंग्लिश को रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट 1362 में। और लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया था इस लैंग्वेज को, लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट 63 ही होगा। और उसके बाद स्कूल सिलेबस में भी 1386 में इसको रिप्लेस कर दिया गया। 1386 में स्कूल सिलेबस में कब रिप्लेस किया गया इंग्लिश लैंग्वेज को? 1386 में। पहले फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, अब इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाने लगी स्कूल्स में। तो इसी के साथ साथ इंग्लैंड में और भी काफ़ी सारी बैटल्स हुई थी, बट ये मेजर बैटल है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये डेट है जो लैंग्वेज को लेकर है। तो लैंग्वेज जब इंट्रोड्यूस की गई थी तब ये जिम्मेदारी चौसर को दी गई थी। चौसर उस टाइम पे नेशनल पोएट बन चुके थे। तो चौसर ने एक डायलेक्ट को सेलेक्ट किया। डायलेक्ट भी इंपॉर्टेंट है इस एज के, चौसर एज के। उसने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को सेलेक्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ तक इतना ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं आगे। इसी एज में
चौसर की एज की ही बात है। 1348 में इंग्लैंड में प्लेग फैल गया था। 1348 जिसको ब्लैक डेथ बोलते हैं। इसमें कई लाख लोगों की डेथ होती है इस प्लेग की वजह से। फिर इसमें जो चर्च में जो क्लर्जीमेंस थे, जो पादरी थे, वो लोगों को बोलते हैं कि तुम हमें पे करो, हम तुम्हें गॉड से पार्डन्स दिलवा देंगे। तो लोगों का फेथ यहाँ पे डाउट में आ गया था, जिसकी वजह से जॉन वाइक्लिफ जो फर्स्ट राइटर माने जाते हैं रिफॉर्मेशन के, उन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। बाइबल पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वो कौन कौन सी ट्रांसलेशन है बाइबल की, ये भी पेपर में बहुत बार आती है, और कौन सा ऑथोराइज्ड वर्जन है, कौन सी पूरी कंप्लीट बाइबल है जिसको पब्लिश किया गया था इंग्लिश में। ठीक है, ये सारे हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ध्यान रखो ब्लैक डेथ, अभी ये ध्यान रखो कि जॉन वाइक्लिफ पहले राइटर थे जिन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, 1348 के बाद आता है अगला 1381। इसको पीजेंट रिवोल्ट हुआ था। यहाँ पे पीजेंट रिवोल्ट क्यों हुआ? क्योंकि जो लड़ाई वहाँ पे चल रही थी उसमें बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे, जिसकी वजह से हैवी टैक्स सरकार ने इम्पोज कर दिया था, जिसकी वजह से पीजेंट रिवोल्ट हुआ। और पीजेंट रिवोल्ट के मेन जो लीडर थे वो वॉट टेलर थे, इसलिए इसको टाइलर्स रिबेलियन भी बोलते हैं। ठीक है, 1381। अब उसके बाद एक और वॉर होता है 1455 से 1485। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। इसको बोलते हैं वॉर ऑफ रोजेस। वॉर ऑफ रोजेस बोलते हैं इसको। दो फैमिली के बीच में ये वॉर हुआ था कि अगला जो किंग है वो कौन बनेगा, इंग्लैंड की राजगद्दी पे अगला किंग कौन बैठेगा, इसके बारे में ये लड़ाई हुई थी। 30 साल तक ये वॉर चला था। इसको वॉर ऑफ रोजेस बोलते हैं क्योंकि दो फैमिली थी, हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैंकेस्टर। ये दो फैमिली थी जिसमें इसमें यॉर्क की विक्ट्री होती है। एक इसमें वाइट रोज को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी रेड रोज को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें यॉर्क की विक्ट्री होती है 1485 में, और यहाँ से इंग्लैंड का किंग बनता है हेनरी 7th। तो हेनरी 7th के किंग बनने के साथ ही ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1485। ये टाइम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। 1603 ये ट्यूडर डायनेस्टी है। ठीक है, इतने साल तक ट्यूडर डायनेस्टी इंग्लैंड में रही है। अब इनके जो आने वाली जो संतान है वो किंग बनते हैं। इसमें आगे हेनरी 8th भी किंग बनता है। उसके बाद उसका कोई मेल चाइल्ड नहीं था, तो एक था वो जल्दी ही अर्ली एज में उसकी डेथ हो जाती है, बट कुछ टाइम तक इंग्लैंड का किंग वो भी बना था। ठीक है, उसके बाद 1558 में एलिजाबेथ क्वीन बनती है इंग्लैंड की। तो अब आते हैं हम वापस, देखो ये ध्यान रखना 1485 से 1603 तक ट्यूडर डायनेस्टी चली थी। ठीक है, तो अब 1558 में क्वीन बनती है इंग्लैंड की, क्वीन एलिजाबेथ। फिफ्टीन 58 में एलिजाबेथ क्वीन बन जाती है और कुछ टाइम तक इंग्लैंड पे ये रूल करती है। इस एज में यहाँ पे रेनेसा पूरी तरह से इंग्लैंड में फैल चुका था। पहले ये रेनेसा जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में आया था, उसके बाद इंग्लैंड में फैला था। तो अब इसमें आर्ट और कल्चर पे काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुआ, लिटरेचर में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई। तो 1588 में स्पेन का एक किंग था फिलिप सेकंड। फिलिप सेकंड ऑफ स्पेन ही प्रपोज्ड क्वीन एलिजाबेथ। इसने शादी के लिए मैरिज प्रपोजल भेजा, बट क्वीन एलिजाबेथ ने इसको रिजेक्ट किया। बार बार वो रिजेक्ट की जा रही थी, ये बार बार भेज रहा था। तो अब इसको आया गुस्सा फिलिप सेकंड को, इसने अटैक कर दिया इंग्लैंड पे। अब अटैक करने के बाद इन दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई जिसको बोलते हैं द बैटल ऑफ स्पेनिश आर्मेडा। द बैटल ऑफ स्पेनिश आर्मेडा। इसमें इनके बहुत सारे शिप जो है वो समुद्र के रास्ते से आए थे और क्वीन एलिजाबेथ ने एक
बेस्ट स्पीच डिलीवर किया। रेनेसा का बेस्ट स्पीच बोला जाता है, विकिपीडिया पे मिल जाएगा अगर आपको पढ़ना है तो उसमें उसने बोला था कि कल आज शाम तक हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। तो कुछ ऐसा स्पीच दिया जिसकी वजह से उनके जो सोल्जर्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा इनकरेजमेंट आई थी और वो लड़ने के लिए तैयार हो गए थे और शाम तक ये इस वॉर को जीत भी गए थे। तो इन्होंने इसको जो स्पेनिश आर्मेडा थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसको 1588 में हुआ था ये, इसको बैटल ऑफ स्पेनिश आर्मेडा बोलते हैं। ठीक है, अब 1603 में एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है। ये डेट सारी आप लिखते चलना साथ साथ, सारी डेट इंपॉर्टेंट है। 1603 में एक क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है। अब आगे इनका कोई सक्सेसर नहीं था, तो यहाँ पे आता है फिर जेम्स फर्स्ट। ये जेम्स 6 था स्कॉटलैंड में, यहाँ पे आके जेम्स फर्स्ट बन गया था इंग्लैंड में, तो ये किंग बन गया था। अब लोग इनको लोग नहीं चाहते थे कि बाहर का कोई आके हमारी कंट्री पे रूल करे, तो वो चाहते थे कि हम इसको हटा देंगे, ठीक है, इसको मार देंगे। तो 1605 में इसको मारने का एक प्लान किया गया जिसको बोलते हैं गन पाउडर प्लॉट। गन पाउडर प्लॉट या इसको गाय फोकस प्लॉट भी बोलते हैं। इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी, जो पार्लियामेंट है उसमें बॉम्ब लगा दिए थे, 39 बैरल्स प्लेस कर दिए गए थे। इनका प्लान था कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट को हम उड़ा देंगे, बट इसका प्लान किसी ने लीक कर दिया था जिसकी वजह से ही इसको पकड़ के बुरी तरीके से इसको मार दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, गन पाउडर प्लॉट बोलते हैं। और जो मेन कॉन्स्पिरेटर था इसमें वो गाय फोकस था। ठीक है, ये नाम है गाय फोकस, ये नाम ध्यान रखना, काफ़ी बार पहले भी पेपर में पूछा गया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 1625 में। 1625 में अब ये जेम्स फर्स्ट की भी डेथ हो जाती है और नया किंग बना इंग्लैंड का चार्ल्स फर्स्ट। ये जो किंग था इसने इस तरह के रूल्स बनाए थे, मतलब सोसाइटी को ये रिफॉर्म करना चाहता था, बट लोगों को लगता था कि ये बहुत ही एक अय्यासी टाइप का किंग था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट रखता था, तो ये जो प्यूरिटन्स थे ये लोग इसको पसंद नहीं करते थे, तो वो इसको हटाना चाहते थे, इसको मारना चाहते थे चार्ल्स फर्स्ट को। तो ऐसे करते हुए जो प्राइवेट मीटिंग्स हैं वो बैन कर दी गई थी। प्यूरिटन्स प्राइवेट मीटिंग कर रहे थे थिएटर में अलग अलग जगह पे जा के। तो 1642 में सिविल वॉर हुआ, इंग्लैंड में सिविल वॉर हुआ, जहाँ पे थिएटर बैन कर दिए गए। यहाँ पे सारे थिएटर बंद कर दिए थे चार्ल्स फर्स्ट ने। तो 1642 ध्यान रखना, सिविल वॉर हुआ था, थिएटर बैन कर दिए थे। अब एक टाइम इनको मिला, एक मौका मिला, इन्होंने 1649 में इस चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया और यहाँ पे प्यूरिटन एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया था। 1649 से लेकर 1660 तक ये चला था। ठीक है, 11 साल तक यहाँ पे प्यूरिटन्स का राज था। इसको प्यूरिटन एज बोलते हैं, कॉमनवेल्थ पीरियड बोलते हैं, एज ऑफ सेंट, आयरन गवर्नमेंट, काफ़ी सारे नाम हैं इसके। ये बहुत बार पेपर में आया है कि ये जो टाइम है इसको कौन सी एज बोलते हैं। तो ध्यान रखना, 1649 से 1660 तक 11 साल तक प्यूरिटन ने रूल किया था। इनका जो यहाँ पे देखो फर्स्ट डेमोक्रेसी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि अब इस टाइम पे ऑफिशियल कोई किंग नहीं था और जो अनऑफिशियल किंग था उसका नाम था, उसको लॉर्ड प्रोटेक्टर बोलते हैं, ओलिवर क्रोमवेल। इसका नाम बहुत जगह पे आएगा, ओलिवर क्रोमवेल। इसको जॉन ड्राइडन ने लॉर्ड प्रोटेक्टर बोला है और ये अनऑफिशियल रूलर था इस टाइम पे इंग्लैंड का। ठीक है, यही चला रहा था सब कुछ, यही इसकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ इंग्लैंड में चलता था। तो इन्होंने टफ से टफ रूल इम्प्लीमेंट कर दिए थे, सब कुछ बैन कर दिया था, इवन ड्रिंक तक भी इन्होंने बैन कर दी थी, क्योंकि वो तो इंग्लैंड में टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो वहाँ लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ है ये, वो भी इसने बैन कर दी थी। फंक्शंस वगैरह बैन कर दिए थे, थिएटर पहले से ही क्लोज पड़े थे तो वो भी इन्होंने नहीं खोले। तो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, फिर लोगों ने रिक्वेस्ट किया। ये जब चार्ल्स फर्स्ट को मारा था ना इन्होंने, तो इसका बेटा था चार्ल्स सेकंड, वो डर के इंग्लैंड भाग गया था, फ्रांस भाग गया था वो। और फिर लोगों ने जाके रिक्वेस्ट किया, इसका जो ओलिवर क्रोमवेल है इसका सेकंड ऑफ कमांड था, जो इसका असिस्टेंट था जॉर्ज मोंक, उसने जाके चार्ल्स सेकंड से बातचीत की कि तुम वापस आओ और अपनी मोनार्की को रिस्टोर करो। तो 1660 में ये वापस आया
चार्ल्स सेकंड, और इसने मोनार्की को रिस्टोर किया। तो यहाँ से रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होती है। 1660 से रेस्टोरेशन एज चली थी ये 1685 तक, और 1685 तक किंग रहा था ये चार्ल्स सेकंड। अब चार्ल्स सेकंड का एक भाई था जेम्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड का भाई था, इसका रियल ब्रदर नहीं था ये जेम्स सेकंड, लेकिन इसका चार्ल्स सेकंड जो है ये इसके कोई भी लिजिमेट इसका बेटा नहीं था। इलिजिमेट तो बहुत सारे थे, जिसमें से एक ड्यूक ऑफ मैनमथ भी था, ठीक है, जिसका नाम है जेम्स स्कॉट नाम था उसका। तो अब वो चाहता था कि जेम्स स्कॉट चाहता था कि इंग्लैंड का अगला किंग मैं बनूं, और पब्लिक भी उसको सपोर्ट कर रही थी। और एक बहुत ही फेमस उस टाइम पे पॉलिटिशियन लीडर था एंथनी एस्ले कूपर, वो भी उसको सपोर्ट कर रहा था जेम्स स्कॉट को। तो इसको जेम्स स्कॉट को ड्यूक ऑफ मैनमथ बोलते हैं, ये नाम याद रखना इसका। तो 1689 में एक्सक्लूजन बिल लाया गया पार्लियामेंट में, और ये बिल इसलिए था कि इसको अवॉइड करो। जो जेम्स सेकंड था, चार्ल्स सेकंड का जो भाई था, इसको तुम अवॉइड करो, इसको किंग नहीं बनने देना। तो इस चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, अपने भाई को किंग बनाने के लिए पार्लियामेंट अबॉलिश कर दिया। 1689 में पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया गया। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेट है। एक्सक्लूजन बिल आया था 1689 में अवॉइड करने के लिए कि ये किंग नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसने पार्लियामेंट ख़त्म कर दिया और वो किंग बन गया ये जेम्स सेकंड। सॉरी, यहाँ पे 79 आएगा, 89 नहीं। ये तो देखो किंग बना था 1685 में, ठीक है। तो पार्लियामेंट यहाँ पे इस टाइम पे एक्सक्लूजन बिल आया था, तब पार्लियामेंट को अबॉलिश कर दिया गया था। तो 1685 में जेम्स सेकंड इंग्लैंड का किंग बन गया था। और जेम्स सेकंड की 2 बेटियां थी, मैरी और दूसरी है एन। तो इसकी डेथ हो जाती है। इसकी शादी हुई थी विलियम ऑफ ऑरेंज से। विलियम ऑफ ऑरेंज, ये फ्रांस में एक टेरिटरी है ऑरेंज नाम की, वहाँ पे इसकी शादी हो जाती है। तो अब इससे लोग खुश नहीं थे, पहले से ही दंगे चल रहे थे इंग्लैंड में, इससे खुश नहीं थे। तो अब इसको लगा, विलियम ऑफ ऑरेंज को लगा कि मैं यहाँ का किंग बन सकता हूँ, पूरी की पूरा राजपाट मुझे मिल सकता है इंग्लैंड का। तो 1688 में इसके सन इन लॉ ने, जेम्स सेकंड की जो बेटी थी मैरी, इसके हस्बैंड ने, विलियम ऑफ ऑरेंज ने अटैक कर दिया इंग्लैंड में 1688 में। लेकिन यहाँ पे इसने एक समझदारी दिखाई, जेम्स सेकंड यहाँ से छोड़कर भाग गया, सब कुछ छोड़ दिया उसने विलियम ऑफ ऑरेंज के लिए। तो अब 1688 में यहाँ पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन बोलते हैं इसको, जो ये वॉर हुआ था, वॉर तो हुआ ही नहीं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, या इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ब्लडलेस रिवोल्यूशन या ग्लोरियस रिवोल्यूशन कब हुआ था? 1688 में। ब्लडलेस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई खून खराबा नहीं हुआ, इसने चुपचाप अपने थ्रोन को छोड़ा और वहाँ से वो चला गया। अब किंग बन गया विलियम ऑफ ऑरेंज। विलियम ऑफ ऑरेंज की भी डेथ हो जाती है, उसके बाद मैरी बनती है, मैरी की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद 1702 में इंग्लैंड की क्वीन बनती है ये एन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डेट 1702। यहाँ से एज स्टार्ट होती है अगस्टन एज। रेस्टोरेशन एज में कुछ राइटर थे जैसे कि ड्राइडन है, एफ्राबेन है, कुछ इंपॉर्टेंट राइटर थे। और अगस्टन एज में 1702 से लेकर ये 45 तक, ऑलमोस्ट 1745 तक ये चली थी। और उसके बाद फिर नई एज, प्री रोमांटिक एज स्टार्ट होती है। तो आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं 1702 के बाद। अब इसमें इस टाइम पे इंग्लैंड में एक न्यूज़पेपर भी आया था, इसको फर्स्ट न्यूज़पेपर बोलते हैं इंग्लिश में, द डेली करंट। ये आया था 1702 में जब ये क्वीन बनी थी, द डेली करंट। उसके बाद इसी एज में 1737 में लाइसेंसिंग एक्ट आया था। ये एक्ट इसलिए पास किया गया था क्योंकि उस टाइम पे राइटर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करते थे, इसलिए लाइसेंसिंग एक्ट पास किया गया था 1737 में।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पीछे छोड़ चुका हूँ, एक दो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। वो 17th सेंचुरी के थे। 1665 में इंग्लैंड में फिर से प्लेग फैल गया था। प्लेग फैल गया था 1666 में, ग्रेट फायर ऑफ लंदन। यहाँ पे देखो 1666 में इंग्लैंड में बहुत ही खतरनाक एक आग लगी थी जिसमें बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, बहुत सारे घर जल गए थे। और 1667 में डच को डिफीट किया था, डच डिफीटेड बाय इंग्लैंड। तो ये जो इवेंट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे सैमुअल पेपेज की डायरी में। सैमुअल पेपेज और जॉन एवलिन दो बहुत ही फेमस डायरी राइटर हैं रेस्टोरेशन एज के। तो वहाँ पे ये आपको पूरे के पूरे उसके बारे में, आपको इन इवेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। उनकी डायरी में इनकी एंट्री है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ से और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है पेपर में। सैमुअल पेपेज और जॉन एवलिन की डायरी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी मैं एक अलग से बता दूंगा। वैसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सैमुअल पेपेज की डायरी का टाइम है 1660 से 1669 तक, और जॉन एवलिन है दूसरे राइटर, इनकी डायरी की टाइमिंग है 1640 से 97। ये 40 है, ध्यान नहीं है मुझे, कंफर्म नहीं है, 97 कंफर्म है। 1640 से 1697, ठीक है। ये इनकी डायरी का टाइम है। तो ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार थोड़ा सा इंटरनेट पे देख लेना कि ये कब पब्लिश हुई थी, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद वापस आते हैं 1737 में लाइसेंसिंग एक्ट आया था। हाँ, अब आगे है फिर 1637 के बाद 1675 में अमेरिकन वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए। 1775 में अमेरिकन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस के लिए वॉर हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड ने कॉलोनाइज कर लिया था बहुत सारी कंट्रीज़ को। बहुत सारी कॉलोनीज इन्होंने एस्टेब्लिश कर ली थी अलग अलग जगह पे। बहुत सारी कंट्रीज इनकी गुलाम हो चुकी थी। तो इंग्लैंड भी उस टाइम पे, अमेरिका भी उस टाइम पे इंग्लैंड का गुलाम था। अब यहाँ पे वॉर हो रहा था, सिविल वॉर हुए थे इंग्लैंड में, तो उसकी वजह से कुछ टाइम बाद इनकी कुछ कॉलोनीज़ को आज़ाद कर दिया था इंग्लैंड में। इंग्लैंड ने आज़ाद कर दिया था। अमेरिका की कुछ कॉलोनी थी 1775 में। उसके बाद 1798 यहाँ से रोमांटिक एज की स्टार्टिंग होती है। रोमांटिक एज, ये लिरिकल बैलेड एक वर्क आया था, वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज का कोलैबोरेशन में लिखा था। उसकी ऑफिशियल पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत होती है 1798 में। उसके बाद 1832 में हुआ था रिफॉर्म एक्ट। रिफॉर्म एक्ट में पहले देखो वोट डालने की अनुमति सब लोगों को नहीं थी। जो रिच लोग थे वही वोट डालते थे। अब जो स्मॉल लैंडलॉर्ड थे, जो फार्मर थे, ठीक है, जो टेनेंट थे, उनको भी अब परमिशन मिल गई थी वोट डालने की 1832 में। उसके बाद 1833 स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए एक एक्ट जो है वो पास किया गया। 1833 स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ख़त्म नहीं हुई थी 1833 में। 1837 में ये एक्ट जो है फिर से फोर्स में आया और इंग्लैंड में अब स्लेवरी कंप्लीटली ख़त्म हो गई थी। स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था 1837 में, नहीं 1838 में है ये। 37 में जब क्वीन विक्टोरिया बनी थी उसके बाद हुआ था ये। तो 1837 में इंग्लैंड की नई क्वीन बनती है विक्टोरिया। तो क्वीन विक्टोरिया बनती है 1837 में और इसको केसरे हिंद का टाइटल भी दिया जाता है क्वीन विक्टोरिया को। 1876 में जब इन्होंने जो
इंडिया में जो रूल करती थी वो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको रिमूव कर दिया गया था और पूरी की पूरी बागडोर विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया था इसको, और इसलिए इसको केसरे हिंद का टाइटल भी दिया गया था 1876 में। अब 1848 में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा मॉल का डिज़ाइन बनाया गया और वो मॉल बन के तैयार हुआ था 1851 में। इसको बोलते हैं ग्रेट एग्जीबिशन, इसमें प्लेस किया गया था और इसको क्रिस्टल पैलेस बोला जाता है। ये दुनिया का पहला ग्लास का मॉल था 1851 में जिसको बनाया था, और इसको डिज़ाइन किसने किया था, विलियम पैक्सटन ने। ये नाम एक दो बार पेपर में आया है, ध्यान रखना। विलियम पैक्सटन ने डिज़ाइन किया था क्रिस्टल पैलेस को, दुनिया का पहला ग्लास का मॉल था ये। और फिर 1851 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन प्लेस किया गया, एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगाया गया जिसमें वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ ने इसमें हिस्सा लिया था। बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियल जो वर्किंग क्लास के लोग थे, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। तो ये 1851 है, इसकी डेट ध्यान रखना। और उसके बाद 1914 में, जैसे कि आपको पता है, पहले 1912 में टाइटैनिक डूब गया था। ठीक है, दुनिया का सबसे अद्भुत जहाज़ माना जाता है, सबसे वंडरफुल एक शिप बनाया गया, और जो इसके बनाने वाले थे वो बोलते हैं कि ये जहाज़ कभी नहीं डूबेगा। इसलिए इसकी सवारी करने के लिए, पहली बार इसमें ट्रैवल करने के लिए जो इंग्लैंड के जो रिच क्लास थे, अपने फील्ड में जो लोग सबसे शीर्ष पे थे, सबसे हाइट्स पे थे, जैसे कि कोई भी प्लेयर था, बहुत ही फेमस प्लेयर था उस टाइम पे, ठीक है, कोई बिजनेसमैन था, कोई किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट था, तो वो सारे एक्सपर्ट इसमें पहली ही जर्नी में सब डूब गई, सबकी ऑलमोस्ट सबकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे इसकी वजह से इंग्लैंड की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो एकदम से गड़बड़ा गई थी। पूरे का पूरा इकोनॉमिक इनका जो स्ट्रक्चर था वो ढह गया था 1912 में जब टाइटैनिक डूब गया था। अब 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, 1914 से 18 तक चलता है ये, और 1939 से 45 तक वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था। ठीक है, जिसमें वर्ल्ड वॉर सेकंड में अमेरिका ने दुनिया के सामने अपनी ताकत को दिखाया। उसने जापान के अंदर एटम बम फेंक दिए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में। बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिसकी वजह से। तो ये ऑलमोस्ट आज की वीडियो में मैं इन डेट्स को डिस्कस करने वाला था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट हैं ये, सारी की सारी आपको याद करनी है। इसके बाद मैं 3-4 वीडियोस और भी बनाऊंगा जो ब्रिटिश जो लिटरेचर है वहाँ से कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद फेमिनिज्म में कौन से इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरलिज्म में कौन सा है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में कौन सा है, ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जिनकी डेट पेपर में आ सकती है और पहले भी पूछी गई है। लगातार कुछ डेट्स ऐसी हैं जो लगातार रिपीट हो रही हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।